वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात करते हैं कुछ मईशत की और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मईशत किस तरफ जा रही है और इसका जो आउटलुक है वो क्या कहता है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे टेलीफोन पर मोहतरम उबैद मुजफ्फर साहब। उबैद मुजफ्फर साहब जो हैं वो मैनेजिंग पार्टनर हैं और ग्रुप सीईओ हैं उम्मा इन्वेस्टमेंट मार्केट के। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उबैद साहब ये बताइए कि अब इकोनॉमी का जो आउटलुक है वो क्या है पाकिस्तान का और हम किस तरफ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अख्तर शाहिंद्रीन साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मेट्रो मैटर्स के मोहतरम सामीन और सामियात नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। पाकिस्तान की इकोनॉमी आउटलुक के हवाले से आपने जानना चाहा है और इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट के हवाले से आपने जानना चाहा है, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि स्टॉक मार्केट इज द की बैरोमीटर ऑफ एनी इकोनॉमी। व्हाटएवर द सेक्टर इज प्रॉफिटेबल, इट मींस इट इज ग्रोइंग, बट द करंट आउटलुक इज बिट डिफरेंट। हमारे पास अभी 35 सेक्टर्स हैं और 530 स्क्रिप्ट्स मींस यानी 35 इंडस्ट्रीज के अंदर 530 बिजनेसेस हैं जो कि हमारी इकोनॉमी के हिसाब से इनफ नहीं है। वी शुड फोकस ऑन द सेक्टर्स एंड स्क्रिप्ट इंक्रीमेंट। लाइक स्कूलिंग सेक्टर जो है वो अभी तक हमारे पास अब लिस्टेड नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट बैंक सेक्टर जो होता है जिसे हम ब्रोकरेज हाउस सेक्टर भी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा इस तरह से होता है जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि रिसेंट एग्जांपल इंडिया के अंदर फ्यूचर रिटेल को जब कोलैप्स करने का सामना हुआ, डिफॉल्ट सेक्टर के अंदर वो आ गई, तो उस वक्त रिलायंस रिटेल और अमेजॉन दुनिया की दो बड़ी कंपनीज के दरमियान कंपटीशन चल रहा है कि किस तरह से इस सेक्टर को, इस कंपनी को टेक ओवर किया जाए। तो ये उनकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कामयाबी कहलाती है। अगर हमारा भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा मजबूत हो जाए और ब्रोकरेज हाउसेज ज्यादा से ज्यादा लिस्टेड हो हमारे अपने स्टॉक मार्केट के अंदर, तो लोगों का रुझान ज्यादा बनता है। तीसरा, मीडिया सेक्टर भी हमारा बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं है, इनलिस्टेड नहीं है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ये बूम बनाते हैं। एक जनरल मेथड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि एक जनरल मेथड होता है जानने का कि स्टॉक मार्केट के अंदर स्क्रिप्ट्स की स्ट्रेंथ क्या है। तो ये हमेशा कंसीडर की जाती है शुड बी इक्वल टू 0.001% टू द टोटल पॉपुलेशन। यानी आपकी जितनी पॉपुलेशन है, जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि 25 करोड़ कंपनीज हो। 25 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 50 लाख नहीं, 25 लाख नहीं, 2,50,000 भी नहीं, बल्कि 25,000 भी नहीं, 2,500 कंपनीज कम से कम आपकी, यानी 0.001% स्क्रिप्ट्स आपके या कंपनीज आपकी या बिजनेसेस जो है वो लिस्टेड होने चाहिए आपके स्टॉक मार्केट में। सही। तो अभी वैसे क्या पोजीशन है स्टॉक मार्केट में, क्या इतने बिजनेसेस हैं लिस्ट? बिल्कुल, देखें ये जो सेक्टर जिनके मैंने नाम बताए अभी आपको, इनके साथ साथ बहुत सारे सेक्टर्स मजीद इंक्रीज किए जा सकते हैं। सिर्फ 35 सेक्टर्स हमारे अब तक लिस्टेड हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करूंगा इंडस्ट्री वाइज पोजीशन से। मैं अंडरस्टैंड ही करता हूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सेक्टर और इंडस्ट्री वाइज परफॉर्मेंस समरी जो हमें 2020 में मिली है, जिस पर हमें बताती है क्लियर कट के पावर जनरेशन सेक्टर जो हमारा है वो ड्यू टू क्राइसिस हैवीली इन्वेस्टेड हुआ है। सो वी शुड एक्सपेक्ट मोर एज अ रिसर्चर इन द कमिंग ईयर, क्योंकि पावर जनरेशन में यकीनन अभी मजीद ग्रोथ आने का बहुत चांस बाकी है। इसीलिए ये 2020 में भी नंबर 1 रहा है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। लोगों ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में की है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा कह लीजिए कि टॉप पे रहा है वो है नंबर 2 पे टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो कि आपको इसकी बेसिक से एग्जाम्पल इससे भी पता चल जाती है कि सिस्टम्स लिमिटेड, नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजी और एवेंसियन, इन 3 कंपनीज ने बेहतरीन मुनाफा कमाया है और बहुत अच्छा रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है और बहुत अच्छे रिजल्ट शो किए हैं। तो सेकंड पे जो हमारा सेक्टर इस वक्त 2020 के अंदर रहा है परफॉर्मेंस समरी के हिसाब से, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इशू की है, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर रहा है। थर्ड पे हमारा फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर रहा है। फोर्थ पे हमारा सीमेंट नंबर 4 पे रहा है। रीजन वाई, बिकॉज सीमेंट सेक्टर इज इन नंबर 4 रिक्वायर्स। अब जो मुझे नजर आता है क्योंकि राइट नाउ सिचुएशन बहुत ज्यादा इसकी थोड़ी सी जरा गंभीर भी हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर डिफॉल्ट आइटम्स भी आ रहे हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर मर्जर्स एंड एक्विजिशन की तरफ जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने सीमेंट सेक्टर की बात की, तो सीमेंट सेक्टर और एनर्जी सेक्टर के हवाले से जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है और समरी जो उन्होंने सेक्टर वाइज शेयर की हुई है, उसमें कुछ कंपनीज डिफॉल्ट भी कर रही हैं, डिफॉल्ट शो हो रही है। इसका क्या मतलब है? खासतौर पे सीमेंट की जो 3 कंपनीज हैं, बड़े बड़े नाम है, वो डिफॉल्ट शो कर रही हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। दरअसल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफॉल्टेड स्क्रिप्ट्स और बिजनेसेस। मेजर डिफॉल्ट
और माइनर डिफॉल्ट, यानी दो टाइप के डिफॉल्ट्स होते हैं, या तो मेजर डिफॉल्ट होता है या माइनर डिफॉल्ट होता है। हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिफॉल्टेड कंपनीज की बहुत डिटेल में बहुत कुछ बताती है। देयर आर मेनी रीजंस, एज मोस्टली रीजंस आर लिस्टिंग फी सबमिट नहीं करवाई जाती तो डिफॉल्ट हो जाती है कंपनी, यानी आपने लिस्टिंग फी पे नहीं की अपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, डिले किया आपने ऑडिट के अंदर तो डिफॉल्ट हो जाता है। एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो डेट आपने अनाउंस की और उसके अंदर डिले कर दिया तो भी डिफॉल्ट हो जाता है। डिविडेंड आपने अनाउंस किया लेकिन आपने पे नहीं किया, उस पर डिफॉल्ट हो जाता है। देयर आर मेनी क्राइटेरियाज ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आफ्टर रेक्टिफाइंग दीज माइनर इश्यूज यू कैन रीनेबल योर स्टॉक एज वेल, और क्लियर कर सकते हैं आप अपने आप को डिफॉल्ट लिस्ट से। आप जिन 3 स्टॉक्स की बात करना चाह रहे हैं आई थिंक वो है सीमेंट सेक्टर से मुताल्लिक, और सीमेंट सेक्टर में आई थिंक जो मेरा व्यू है, दादा भाई सीमेंट, डंडोट सीमेंट एंड फ्लाइंग सीमेंट जो है, झील पाक सीमेंट जो है, रील पाक सीमेंट जो है, ये इस वक्त शो हो रहे हैं इस वक्त डिफॉल्टेड अकाउंट के अंदर। मैं इसके अंदर सबसे पहले तो रोशनी डालना चाहूंगा थोड़ा सा इस मौजूद के ऊपर कि दादा भाई सीमेंट मुझे लगता है कि ये कंप्लीटली और कई एंगल से, कई रीजन से लॉजिकली डिफॉल्ट मुकम्मल तौर पे हो चुका है, जिसका आई थिंक हम उसको मेजर डिफॉल्ट में ही लेंगे। और जो बाकी 2 कंपनी है इनको किसी हद तक माइनर डिफॉल्ट में लेते हुए अगर कोई चीज तब्दील होती है, जैसे कि मैं अगर मिसाल दूं आपको विद रेफरेंस टू दी आदादो शुमार, यानी जो नंबर्स बता रहे हैं नाउ, दादा भाई सीमेंट सिर्फ 2007 में राइट शेयर इशू किए थे, उसके बाद से ये डिफॉल्ट काउंटर में चला गया और उसके चला गया था। उसके बाद ये डिफॉल्ट काउंटर से मतलब ये है कि इसके बाद में ना दादा भाई सीमेंट ने कोई प्रोडक्शन नहीं की। अच्छा, अब जो डिफॉल्ट क्लॉज इस पर लागू हो रहा है, जो उस पर डिफॉल्ट क्लॉज लगी हुई है एज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो है 5.11.1b, यानी 5.11.1b जो है, जिसका मतलब ये है कि क्लॉज की डिटेल ये बता रही है मुझे, जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है कि क्लॉज कहता है कि सस्पेंडेड कमर्शियल प्रोडक्शन बिजनेस ऑपरेशंस इन इट्स प्रिंसिपल लाइंस ऑफ बिजनेस फॉर कंटिन्यूएशन पीरियड ऑफ 1 ईयर। देन इस पर क्लॉज सी भी लगा दिया गया है जो कि ऑलरेडी इसको मजीद प्रॉब्लम में कर देगा। क्लॉज सी ये बताती भी लगा हुआ है जिसपे जो कुछ जो हमें जो अंदाजा होता है इसको देखकर कि दादा भाई सीमेंट फेल्ड हुआ है होल्ड करने में एनुअल जनरल मीटिंग को। देन दादा भाई सीमेंट पर क्लॉज डी भी लगा हुआ है जो कि इसको मजीद खतरनाक कर देता है, जो ये कहता है कि फेल टू सबमिट एनुअल ऑडिट अकाउंट्स फॉर द इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज पर लॉ। फिर दादा भाई सीमेंट पर क्लॉज जी भी लगा हुआ है, जिसका एक और नुकसान ये होगा जो कि हमें ये बताता है कि सीडीसी ने इसकी एलिजिबिलिटी भी सस्पेंड कर दी हुई है। अगर सीडीसी ने इसकी एलिजिबिलिटी सस्पेंड कर दी हुई है तो दादा भाई सीमेंट पर क्लॉज 1 भी लगा हुआ है। क्लॉज 1 लगने से ये होगा कि इसकी जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो हैज बीन क्वालिफाइड ऑप्शंस ऑन गोइंग कंसर्न। इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नहीं लगता कि आगे ये दादा भाई सीमेंट कंपनी चल पाएगी। और एल क्लॉज लगाने से इसके साथ जो इसके साथ मजीद एडिटिव लगा हुआ है वो ये है कि एल क्लॉज इसमें लगा हुआ है जो बताता है कि शो कॉज नोटिस फॉर द वाइंडिंग अप हैज बीन इशूड, यानी अगर इसको शो कॉज इशू कर दिया गया है वाइंडिंग अप करने का तो दादा भाई सीमेंट बाय द कमीशन अगर ये इस तरह का कोई इशू आता है तो ये सूरत हाल बहुत मजीद डेंजरस होती चली जाएगी। ओके जनाब, ये थोड़ा सा सिनेरियो है इसका दादा भाई का। लास्ट जो इसके साथ मैं चाहूंगा कि बाकी वालों का भी आप मुख्तसरन थोड़ा सा जायजा बता दें, जो कि हमारे पास टाइम की किल्लत है। मैं जरूर, देखिए डंडोट सीमेंट के हवाले से मैं थोड़ा सा ही राय दूंगा कि डंडोट सीमेंट ने सितंबर 2019 में ना 144 मिलियन की नेट सेल की थी। उसके बाद से सितंबर 2020 में इसकी कोई सेल्स नहीं थी, ठीक है, जिसकी कह लें कि बिल्कुल अजहर मिनत शम्स है। ये मतलब बिल्कुल निकलता है कि डंडोट सीमेंट का प्लांट बंद है या तो शट डाउन है, ठीक है। और इसमें डिफॉल्ट की क्लॉज लगी हुई है 5.11.1i। ये दफा बताती है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ना इसको इशू कर दिया है कि क्वालिफाइड ऑप्शन ऑन गोइंग कंसर्न, यानी ये स्टेटमेंट यही जाहिर करती है कि इसका फ्यूचर हमें नहीं लगता कि ये डंडोट सीमेंट कंपनी चल पाएगी। इसके साथ साथ अगर आप जानना चाहेंगे डंडोट के अलावा झील पाक सीमेंट के हवाले से तो इसका भी डिफॉल्ट काउंटर शो हो रहा है। झील पाक सीमेंट ने 30 सितंबर 2016 में 247 मिलियन रुपए की सेल्स की थी जनाब, ठीक है। इसके बाद से कोई सेल्स इसकी शो नहीं हो रही है। इसके बुक ऑफ अकाउंट्स में झील पाक सीमेंट पे ऑडिटर्स ने डिफॉल्ट क्लॉज वही लगाया है कि 5.11.1c। ये क्लॉज कहता है कि झील पाक सीमेंट जो है जनाब फेल हो गया है एनुअल जनरल मीटिंग का जो क्लॉज होता है। क्लॉज डी भी इसके ऊपर लगा हुआ है जो कहता है कि जनाब झील पाक सीमेंट फेल्ड हुआ है सबमिट करने में एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स, एनुअल अकाउंट्स रिपोर्ट्स फॉर द इमीडिएट प्रोसीडिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर एज पर लॉ,
तो इसके भी केसेस वही हैं। लेकिन जो झील पार्क सीमेंट का है, ये होता है कि कभी कभार हमारे पास फॉरेन पोर्टफोलियोज मूव कर जाते हैं, तो इसका टेकअप भी आता है। याद रखिएगा, ये इन 3 कंपनीज के डिफॉल्ट करने से बाकी सीमेंट सेक्टर जो कि 20 कंपनियों पर मुश्तमिल है, उस पर असर नहीं पड़ेगा। डीजी खान सीमेंट ने रिपोर्ट किया 160.8% स्पाइक, मींस ग्रोथ शो किया इसने इन दिस प्रॉफिट, 1.3 बिलियन फॉर द क्वार्टर एंडेड दिसंबर 31, 2020। इसके अलावा फौजी सीमेंट का जो प्रॉफिट बहुत सोर किया है, 378% सोर हुआ है, 905.2 मिलियन का फौजी सीमेंट ने ग्रो किया है। कोहाट सीमेंट कंपनी का अगर आप देखें तो वो सेटिंग अप करने जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुशाब में, पंजाब में, ठीक है। और कोहाट सीमेंट कंपनी ने रेस किया। अच्छे साइंस हैं ये, अच्छे साइंस। मेरा आपसे ये सवाल है कि देखें जो दादा भाई और झील पार्क के हवाले से है, मार्केट में तो ये खबरें हैं ना कि ये सेल आउट हो गए हैं, नए ग्रुप्स ने इन्हें परचेज कर लिया है और उसके हवाले से चीजें, लेकिन ये स्टॉक मार्केट पे तो ये वाली डिटेल्स अभी तक शेयर नहीं हो रही, शो नहीं हो रहा। तो शायद ये भी एक वजह होगी इन्होंने प्लांट बंद कर दिया और नए मालकान आएंगे, फिर वो अपने हिसाब से उसको देखेंगे, चलाएंगे, ये भी एक वजह। यकीनन। देखिए, मैं तो इस पे कहूंगा कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन इज इंडिस्पेंसिबल। मर्जर्स एंड एक्विजिशन इस वक्त पाकिस्तान की तमाम ही सेक्टर्स के अंदर, तमाम ही इंडस्ट्रीज के अंदर इंडिस्पेंसिबल नजर आ रहा है। नॉट ओनली इन द सीमेंट सेक्टर बट ऑल्सो इन मेनी सेक्टर्स, वेदर स्कूल्स, होटल्स, बैंक्स, पावर सेक्टर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन हुआ कुछ यूं है कि अभी जो हमारे बड़े ब्लू चिप्स हैं, जैसे कि लकी सीमेंट हो गया, डीजी खान सीमेंट हो गया, बेस्टर सीमेंट हो गया, कोहाट सीमेंट हो गया, फौजी सीमेंट हो गया, ये अभी इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये जो जिनको हम कह रहे हैं डिफॉल्ट आइटम्स, ये डिफॉल्ट आइटम्स आई थिंक ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की तरफ जाएंगे। और दूसरी बात याद रखिएगा, कभी भी किसी कंपनी के टेक्निकल्स को हमसे व्यू कर सकते हैं, फंडामेंटल्स में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ ओनर्स को ही पता होता है। सही सही। उबैद मुजफ्फर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप इन्वेस्टमेंट मार्केट कंसल्टेंट भी हैं और इंडिपेंडेंटली आप अपनी राय देते रहते हैं और हमारे साथ भी आप मौजूद रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।